चलिए हाउस प्रॉपर्टी का क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग टू सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी बाय इंडिविजुअल और HUF। टू सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी बाय इंडिविजुअल HUF, द एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू शैल बी नील। नेट एनुअल वैल्यू नील है तो कोई म्यूनसिपल टैक्स अलाउबिलिटी नहीं होएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलेगा, क्योंकि ज़ीरो या नेगेटिव पे नहीं मिलता है तो नहीं मिलेगा। सिर्फ क्या घटाने मिलेगा तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल निकालने का कोई नया तरीका नहीं है, जैसे लेट आउट में निकालते थे वैसे ही निकालेंगे करेंट ईयर का और प्री कंप्लीशन पीरियड का। लेकिन कितना घट सकता है उसके ऊपर एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन क्या है, 1/499 को या उसके बाद लोन लिए, परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए, और जिस साल लिए उस साल प्लस आने वाले कितना साल में, 5 साल में अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको कितना घटाने के लिए मिलेगा, 2 लाख, और नहीं तो 30,000। बोला कि 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी ना होकर के अगर 3 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो बोला उसमें क्या करेंगे। बोला उसमें किसी भी 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे और तीसरा को डीम्ड लेट आउट। जैसे ही डीम्ड लेट आउट आएगा, सेल्फ ऑक्युपाइड के साथ डीम्ड लेट आउट, क्योंकि इसमें L लग गया तो इस पर सारा नियम लेट आउट वाला, यानी फाइंड GAV, डिडक्ट म्यूनसिपल टैक्स टू कम एट एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू। सेल्फ ऑक्युपाइड का नेट एनुअल वैल्यू क्या होता है, 0, लेकिन यहाँ पर नेट एनुअल वैल्यू निकालना पड़ता है। उसके बाद 24 का जो 2 डिडक्शन है हियर भी, वो आप घटाते हैं विदाउट एनी लिमिट। क्लियर। क्या हम लोग पढ़े हैं कि अगर आप 115 BAC का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को टैक्स लगाने के लिए, तो आपको जो 2 लाख और 30,000 रुपया का डिडक्शन मिलता था सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी में, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आपको एडजस्ट करने नहीं दिया जाएगा। क्लियर पढ़ लीजिए। ये था सेल्फ ऑक्युपाइड का। इसके बाद हम लोग पढ़े अनरियलाइज रेंट और एरियर ऑफ रेंट, इन दोनों का रिकवरी। अनरियलाइज रेंट और एरिया ऑफ रेंट का रिकवरी। बोला जिस साल रिकवर होगा उस साल ये टैक्सेबल हो जाएगा, अगर पहले आपको घटाने का ऑप्शन मिला था। बोला कि पूरा का पूरा पे इनकम लगा दीजिएगा कि उस पर कुछ हमको छूट भी दीजिएगा। बोला छूट भी देंगे, कितना छूट देंगे, तो बोला 30% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड। क्लियर। ये जो 2 है ये किस सेक्शन के तहत है, 25A। 25A किसका एक्सेप्शन है, कौन से सेक्शन को नज़रअंदाज करता है, तो सेक्शन 22। क्यों, क्योंकि 25A में कहा कि अगर आप किसी मकान के मालिक नहीं भी हैं तो भी इन दोनों के रिकवरी पर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में आप फंस सकते हैं। जबकि 22 क्या कहा था कि हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होने के लिए यू नीड टू हैव अ हाउस। आप उस हाउस के ओनर हो या डीम्ड ओनर हो, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ओनर मत हो, डीम्ड ओनर मत हो, रिकवरी हो गया टैक्स लगा दें। क्लियर। फिर एक चीज़ पढ़े थे सेक्शन 25 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 24B पर हावी हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। क्या था बताइए, 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल घटाने देता है, लेकिन 25 क्या कहता है कि भैया उसी इंटरेस्ट को हम आपको घटाने देंगे 24B में जिस इंटरेस्ट को पाने वाले पर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगा सके। जिस इंटरेस्ट को पाने वाले पर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगा सके। इसमें हम लोग पढ़े कि अगर प्रॉपर्टी बाहर में है तो उसमें हम लोग पढ़े कि म्यूनसिपल टैक्स घटाने देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने देंगे, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे 25 हावी हो जाएगा। और साथ में क्या पढ़े थे कि जब आपका प्रॉपर्टी लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया तो उसका तो इनकम भी फॉरेन करेंसी में होगा। तो अगर फॉरेन करेंसी में होगा तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में, और कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्या हर एक
मंथ के पहले वाले मंथ का अंतिम दिन का टीटी बाइंग रेट, नहीं, वो तो सैलरी में करते थे। यहाँ क्या करेंगे, पूरे प्रीवियस ईयर का जो फॉरेन करेंसी में कमाया गया हाउस रेंट होगा उसको हम लोग प्रीवियस ईयर के अंतिम दिन के टीटी बाइंग रेट पे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? इतना हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए आज जो पढ़ना है उस पर आते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आसान टॉपिक। एक हाउस प्रॉपर्टी है, ये LOTO है, लेट आउट थ्रू आउट। इसका क्या मतलब है, पूरा मकान पूरे साल भाड़ा पे, ठीक है। ये हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसका क्या मतलब है, ये मकान पूरे साल में कुछ दिन लेट आउट है और फिर कुछ दिन सेल्फ ऑक्यूपाइड। एक ही साथ लेट आउट और एक ही साथ सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है। पूरा मकान कुछ दिन लेट आउट है, कुछ दिन क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। जब लेट आउट है तो उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, जब सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसमें लेट आउट नहीं है। तीसरा क्या पढ़े, सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये मकान पूरा पूरा क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी पूरे साल में इसमें लेट आउट का कोई भी हिस्सा नहीं आया। इसमें क्या था, लेट आउट था पूरे साल, इसमें क्या था, कुछ दिन लेट आउट था, कुछ दिन सेल्फ ऑक्यूपाइड था। क्या ये दोनों साथ साथ हो रहा था, बोला नहीं। जब लेट आउट था तो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं था, जब सेल्फ ऑक्यूपाइड था तो लेट आउट नहीं था। बोला इन दोनों को हम लोग इससे डिफरेंटली सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सीधे क्या मान लेते हैं, NAV नील, और उसके बाद 24A का डिडक्शन नहीं देते हैं, B का डिडक्शन देते हैं विद सर्टेन लिमिटेशन। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बोला GAV निकालते हैं, म्यूनसिपल टैक्स घटाते हैं, NAV निकलता है, 24A का डिडक्शन देते हैं, फिर 24B का डिडक्शन देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए कि एक हाउस प्रॉपर्टी है, 25% लेट आउट और 75% सेल्फ ऑक्यूपाइड। एक ही समय में मकान का कुछ हिस्सा लेट आउट है और कुछ हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अगर एक ही समय लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड दोनों है तो क्या इसमें आएगा, वो फंसेगा, बोला नहीं। क्या इसमें आएगा, नहीं, क्योंकि इसमें क्या था, जब लेट आउट था तो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं था, और इसमें क्या था, जब सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये एक लास्ट ऑक्यूपेंसी है कि मकान के कुछ यूनिट्स को हमने लेट आउट कर रखा है और कुछ यूनिट्स को सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है। बोला इसके लिए टैक्स में क्या नियम है। इनकम टैक्स कहता है कि इस मकान को जिसमें साइमल्टेनियसली एक ही समय में लेटिंग आउट का भी कुछ हिस्सा है, LB लगा हुआ है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड का भी कुछ हिस्सा है, इसको हम दो अलग अलग भाग में सॉल्व करेंगे। एक मकान में दोनों तरह का हमको ऑक्यूपेंसी दिख रहा है, लेट आउट भी और सेल्फ ऑक्यूपाइड भी। बोला सर ये भी तो वही था, बोला नहीं, दोनों में डिफरेंस था। यहाँ पर जब लेटिंग आउट था तो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं था, जब सेल्फ ऑक्यूपाइड था तो लेटिंग आउट नहीं था। यहाँ का क्वेश्चन ऐसा रहता था कि 10 महीना पूरा भाड़ा पे दिए और 2 महीना सेल्फ ऑक्यूपाई किए। यहाँ क्या हो रहा है, ये 25% साल भर भाड़ा पे और ये 75% साल भर सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो अगर एक मकान के मल्टीपल यूनिट्स हैं और उन मल्टीपल यूनिट्स में कुछ को हमने लेट आउट कर रखा है और कुछ को हमने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है, तो बोला इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बोला इस मकान के सॉल्यूशन को हम लोग दो भाग में सॉल्व करेंगे। जो भाग लेट आउट है उस पर लेट आउट वाला रूल्स अप्लाई करेंगे, जो भाग सेल्फ ऑक्यूपाइड है उस पर सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला रूल्स अप्लाई करेंगे। मतलब जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है जितना हिस्सा, उसके NAV को सीधे क्या मान लेंगे, नील, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में यही ना होता है। और जो लेट आउट वाला पार्ट है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बोला उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, GAV निकालेंगे, म्यूनसिपल टैक्स घटाएंगे, फिर लेस करेंगे डिडक्शन 24A और 24B। समझिए, एक मकान में कुछ दिन भाड़ा पे और कुछ दिन सेल्फ ऑक्यूपाइड पढ़ चुके हैं, एक मकान पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर एक मकान ऐसा है जिसका कुछ हिस्सा लेट आउट है
और उसी समय कुछ हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उस एक मकान को हम लोग 2 भाग में सॉल्व करेंगे। एक भाग हो जाएगा जो कि लेट आउट हो जाएगा, उस पर सारा नियम लेट आउट वाला, और एक भाग हो जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला, उस पर सारा नियम सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला। अब ध्यान दीजिए, एक मकान के एक मकान है 20% लेट आउट कर देते हैं, लेट आउट, और 80% सेल्फ ऑक्यूपाइड। एक ही समय में लेट आउट भी है और एक ही समय में सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है, हिस्सा अलग अलग है। बोले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 भाग में कर देंगे। जो लेट आउट वाला भाग है उस पर लेट आउट का नियम लगेगा, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है उस पर सेल्फ ऑक्यूपाइड का लगेगा, और बाद में दोनों के इनकम को जोड़ देंगे। हो सकता है कहीं लॉस हो, कहीं इनकम। बोला एक मकान के संदर्भ में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहता है, तो सबसे पहले रहता है म्युनिसिपल वैल्यू, फिर रहता है फेयर रेंटल वैल्यू, फिर रहता है स्टैंडर्ड रेंट, फिर रहता है म्युनिसिपल टैक्स पेड, और फिर रहता है क्या, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अरे जो रेंट पर मंथ होगा वो तो इस एलओ वाला ही कहना होगा। मान लीजिए यही केस है, म्युनिसिपल वैल्यू है 100, फेयर रेंटल वैल्यू है 400, स्टैंडर्ड रेंट है 1000, म्युनिसिपल टैक्स पेड है 10,000, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है 2 लाख। ऐसा केस दिया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन सारे फिगर्स को किस रेशियो में बांट दें, 20% और 80%। ये हो जाएगा किसके लिए, लेट आउट, और ये हो जाएगा किसके लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड। 100 का 20 20, 400 का 20 कितना हो जाएगा 80, 1000 का 20 200, 10,000 का 20 2000, 2 लाख का 20 40,000 होगा ना। यही इधर क्या हो जाएगा बताइए, 80, 3 20, 800, 8,000, और ये 1,60,000। कैसा प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है जो कि पार्टली लेट आउट है, पार्टली क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, ये कुछ दिन लेट आउट है, कुछ दिन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तब तो फिर वैसे सॉल्व करते थे। बोला अब ये जो लेट आउट वाला पार्ट है उसको सॉल्व कर लेंगे। बताइए क्या हो जाएगा, 20 और 80 में बड़ा कौन है, 80, जा सकते हैं कहाँ तक, 200। मेरा एक्सपेक्टेड रेंट इस 20 वाले का कितना हो गया, 80। और जो पर मंथ रेंट रहेगा उससे कंपेयर करेंगे, दोनों में जो बड़ा होगा क्या हो जाएगा, जीएवी। जीएवी निकल जाएगा, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स घटाएंगे। पूरा 10,000 क्यों नहीं घटा रहे हैं, क्यों 2,000 घटाएंगे, 2,000 इसलिए घटाएंगे क्योंकि इसका लेट आउट पार्ट कितना परसेंट था, 20%। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले का इन चारों का कोई यूज़ है, कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हम वहाँ तो सीधे क्या कहेंगे, एनएवी कितना है इतना के लिए, नील। बात समझें, एक ही मकान में कुछ हिस्सा लेट आउट है, कुछ हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि मानो 2 मकान हैं, जिस रेशियो में लेटिंग आउट और सेल्फ ऑक्यूपेंसी है उसी रेशियो में सारा फिगर्स को बांट देते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में दिया गया होता रेंट पर मंथ 20, तो ये 20 पूरा मकान के लिए होता है कि उस 20%, 20 कुछ लोग कंफ्यूज हो जाओगे, 30 पर मंथ, तो ये 30 पूरे मकान का है नहीं, ये 30 कितना का है, इसी 20% का। इसीलिए इस 30 को 2 भाग में नहीं बांटेंगे, क्योंकि रेंट पर मंथ तो जितना पे लगा हुआ है उसी का ना पर मंथ बताओगे। क्लियर है। तो थ्योरेटिकल पहले समझते हैं, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे। एक मकान जिसका कुछ हिस्सा लेट आउट है और कुछ हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। बोले इस मकान को 2 मकान के रूप में सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो जो फिगर्स पूरे मकान पर है उसको 2 भाग में बांट देंगे। ये जो रेंट पर मंथ पूरे मकान पे था कि सिर्फ लेटिंग आउट पे था, लेटिंग आउट पे था, इसीलिए उसका बंटवारा नहीं किया। लेकिन बाकी ये सब जो है ये पूरे मकान का है,
तो चूंकि एक ही मकान को हम दो भाग में बांट रहे हैं, इसलिए इसको हमको 20 और 80 में बांटना पड़ा, क्योंकि ऑक्यूपेंसी कितना कितना परसेंट का था, 20% एंड 80%। क्लियर? क्लियर। तो एक मकान में अगर कुछ हिस्सा लेट आउट और साइमल्टेनियसली कुछ हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उस मकान को हम दो भाग में बांट देंगे और इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, मानो वो दो मकान है। इसके लिए उसके सारा पैरामीटर्स जो कि पूरे मकान पर लागू हो रहा था, उसको उन दो भाग में बांटेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे लेट आउट के लिए जो लेट आउट का नियम है, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड का उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड का, और एंड में दोनों के इनकम को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर कहेंगे कि यही इस मकान का इनकम है। क्लियर है? ठीक। आइए जरा नोट्स में आइए, लास्ट पेज पे आइए अपने नोट्स के आप लोग। आ गए? क्वेश्चन 16 देखिए क्या है। राम ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली। इससे क्या पता चला? एसएससी का नाम क्या है? मिस्टर राम। 60% ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 15,000 पर मंथ। अच्छा, इस मकान का 60% हिस्सा लेट आउट है। किस दाम पे? 15,000 रुपया पर मंथ। ये 15,000 पर मंथ पूरे मकान का भाड़ा है कि 60% का ही है? 60% का है। रेंट जो पर मंथ है वो उस 60% का ही है, जो यहाँ 20% है। तो क्या उसको ही बांटेंगे कि उसको नहीं बांटेंगे? नहीं बांटेंगे। एंड 40% पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी ये किस तरह का ऑक्यूपेंसी हो गया? लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड साइमल्टेनियसली, एक साथ। ये लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, लेट आउट भी है और साथ में क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड भी। कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सबमिटेड टू यू। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस, ये 2 लाख क्या है? पूरे मकान का। किस रेशियो में बांटेंगे? 40% और 60%। फेयर रेंट पर मंथ 22,000, इसको भी किस रेशियो में बांटेंगे? 40% और 60%। स्टैंडर्ड रेंट पर मंथ, इसको भी किस रेशियो में बांटेंगे? 40 और 60। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, इसको भी किस पे बांटेंगे? 40 और 60। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विच वॉज एक्वायर्ड इन 2/11, 1/80, इसको भी किस में बांटेंगे? 40 एंड 60। पहले यहाँ नोट कर लीजिए जरा, नीचे में नोट करें। लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड साइमल्टेनियसली, हिंदी में लिखना चाहते हैं देख लीजिए एक साथ। लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्यूपाइड साइमल्टेनियसली, ब्रैकेट में लिख लीजिए एक साथ। नीचे लिखिए फॉर अ हाउस प्रॉपर्टी which is simultaneously let out and self occupied, for a house property which is simultaneously let out and self occupied, the method of computation of house property is as follows. The method for computation of income from house property is as follows. लिखिए A, all the parameters applicable to the entire house property, all the parameters applicable to the entire house property, ब्रैकेट में लिख लीजिए, such as MV, FRV, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, shall be bifurcated into the ratio in which the house property is let out. The ratio in which the house property is let out. Point number 2 लिखिए. For the let out portion, apply the rules for calculation of
income as if the house is entirely let out. Similarly, for the self-occupied portion, the rules shall be applicable as if the house is self-occupied. After computing, point number C हो जाएगा, income from let out portion and self-occupied portion, the total amount is clubbed to calculate income from that particular house property. चलिए आइए जरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। हम भी सॉल्व करते हैं, आप भी सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। राम जी हैं ना? हाँ राम जी हैं।
आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, मेरे पिछवाड़ा को देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्या किए हम लोग? पहले सर बैठ के आपको देख रहे थे पीछे से। म्यूनसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस कितना था? 2 लाख। 2 लाख को 60:40 में बांट दिया। फेयर रेंट पर मंथ कितना था? 22,000 था। 27 लेके सॉल्व कर दिया। तो ये हमको अपना ही लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है, एग्जामिनर क्या देखेगा? 22,000 इंटू 12 इंटू 0.6 158 400 105 600। बाईस हज़ार पर मंथ के हिसाब से 12 महीना निकाल लिए, उसको 60:40 में बांट दिए। स्टैंडर्ड रेंट को भी 20,000 के हिसाब से 12 महीना का निकाल लिए, 60:40 में बांट दिए। ठीक है। म्यूनसिपल टैक्स 30,000 था, इसको 60 और 40 में बांट दिए। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड बांट दिए। अब जरा देखिए, इस एक मकान को हम लोग 2 मकान बन के सॉल्व करेंगे। एक पार्ट सेल्फ ऑक्युपाइड और एक पार्ट लेट आउट। सेल्फ ऑक्युपाइड का इसका 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 और इसका कोई फ़ायदा आएगा हमको? कुछ नहीं। सेल्फ ऑक्युपाइड पार्ट का तो सीधे आपका नेट एनुअल वैल्यू कितना हो जाएगा? नील। उस नील में स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के नाम पे कितना घटेगा? 72,000। तो सेल्फ ऑक्युपाइड वाला से इनकम आएगा कि लॉस आएगा? लॉस आएगा, 72,000। और इधर देखिए, 1,20 और 1,58 400, दोनों में बड़ा कौन है? ऑफ कोर्स ये बड़ा है। तो एक्सपेक्टेड रेंट चाहत है 158 400 जाने का, लेकिन जा सकेंगे कितना? 1,44 तक। तो इस लेट आउट पार्ट का हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा? 144 होगा ना। लेट आउट पार्ट का एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा? 144। और रेंट पे कितना पे लगा हुआ देखिए क्वेश्चन में? 15,000 पर मंथ। एक 1,80,000। और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना हो जाएगा? 1,80,000। तो लेट आउट वाले पार्ट का जीएवी कितना हो जाएगा?
इन दोनों में जो हायर है क्या हो जाएगा 180। इस 180 में क्या घटा पाएंगे, म्यूनिसिपल टैक्स 18,000, कितना आएगा, 7 में से गया 162, यह आ जाएगा NAV। इस NAV में से क्या घटा सकेंगे लेट आउट पार्ट के लिए, बोला कि SD यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना 1,08,000, निकाल ही लीजिए। वन 162,000 इंटू 0.3 48600, ये आपका आएगा क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना है 1,08,000 प्लस 1,08,000 156,600 माइनस कीजिए इसको, इधर से इनकम आ रहा है 5,400 और उधर से लॉस कितना आ रहा है -72,000 सॉरी। सेल्फ ऑक्युपाइड वाले का -72,000 कैसे आ रहा है, क्योंकि सीधे सीधे उसका NAV कितना मान लिया गया 0, NAV 0 माना गया तो स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने नहीं दिए, क्या घटाए सिर्फ बोले इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो कि 72,000 है। तो सेल्फ ऑक्युपाइड पार्ट से -72,000 का लॉस हो रहा है और इधर से इनकम हो रहा है, तो एक्चुअल लॉस कितना हो गया 72,000 में से 5,400 घटाइए, देखिए इतना ही आ जाएगा 66,600। आएगा, क्या किया हम लोग बताइए, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी के साथ साथ लेट आउट भी पार्ट था, दोनों अलग अलग समय में हो रहा था कि एक ही साथ चल रहा था, बोला एक ही साथ चल रहा था, बोला जब एक ही साथ चलता है तो इस तरह के प्रॉपर्टी को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं, दो इक्वल भाग में, कि जिस भाग में लेट आउट और सेल्फ ऑक्युपाइड है, बोला जिस भाग में लेट आउट और सेल्फ ऑक्युपाइड है। पूरे हिंदुस्तान में जनरली यही ना चल रहा है, एक आदमी अपना एक मकान बनाता है, कुछ हिस्सा में खुद रहता है, कुछ को क्या कर देता है लेट आउट। तो पूरे हिंदुस्तान में यही ऑक्यूपेंसी चल रहा है ज़्यादातर, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग का ऐसा भी है कि भाई पूरा फ्लैट दे दिए हम भाड़ा पे। एक जो स्टैंड अलोन मकान होता है उसमें जनरली ये होता है ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हैं या फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं, और जो फ्लोर बचा हुआ उसको लेट आउट कर देते हैं। बोला यही है सॉल्व करने का तरीका, क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछिए, दम लगा के चिल्लाइए, वहाँ से आ जाएगा हमारे तक आवाज़। चलें आगे, चलिए अब आगे क्या है, आगे है अब थ्योरेटिकल चीज़ें, जरा समझते हैं। एक बिल्डर है, वो मकान बनाता है, हाउस बॉडी बनाता है, तो ये हाउस बॉडी उसका क्या हो गया स्टॉक इन ट्रेड हो गया, स्टॉक इन ट्रेड। बोला कि अगर हाउस प्रॉपर्टी आपका स्टॉक इन ट्रेड है तो क्या होगा, बोला अगर हाउस प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है तो इसके एनुअल वैल्यू को हम नील मानेंगे। अगर मेरा हाउस प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है तो हम इसके एनुअल वैल्यू को नील मानेंगे पूरे जीवन तक, बोला नहीं 2 साल तक। बोला कहाँ से 2 साल तक, बिल्डर लोग जब हाउस प्रॉपर्टी बनाता है तो बिल्डर उस हाउस प्रॉपर्टी को कंप्लीट करने के बाद जो उसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं उनसे सर्टिफिकेट लेता है कि भैया आप आके इंस्पेक्ट कीजिए, ये मकान हमने कंप्लीट कर दिया। आपसे एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेगा कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है, उसके चेक करने का तरीका क्या है। आपको क्या जानना है कि अगर एक मकान मेरा स्टॉक इन ट्रेड है तो उसके एनुअल वैल्यू को हम नील मानेंगे
2 साल तक। कौन सा 2 साल? तो बोला कि हम यहाँ से बिल्डिंग बनाना शुरू किए, कंस्ट्रक्शन शुरू किया बिल्डर। अब यहीं पर हाउस प्रॉपर्टी जन्मा नहीं, ये प्रीवियस ईयर है 2020-21, दिस इज द प्रीवियस ईयर। यहाँ पर कहीं पे ये मकान मेरे हिसाब से बन के तैयार हो गया, यानी बिल्डर के हिसाब से, और यहीं पर हमको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। तो कहता है कि इस मकान का जिस साल आपको सर्टिफिकेट मिला है उसके कंप्लीशन के, उसके एंड से 2 प्रीवियस ईयर यानी 21-22 और 22-23, 2 ईयर्स तक इसके एनुअल वैल्यू को क्या मानेंगे? नील। सब्जेक्ट टू कि ये 2 साल में इसने इस मकान को भाड़ा पर ना लगाया हो। भाड़ा पे लगा दिया तो जितना भाड़ा में लगा उतना। फिर से चलते हैं। हम एक बिल्डर हैं, मकान बनाए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, हम उसको भाड़ा पे लगा दिए। तो वही जो भाड़ा पे लगा है उसका इनकम कैलकुलेट करेंगे और उसको हम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करेंगे, इवन दो वो मेरा स्टॉक इन ट्रेड है। बात समझो, बिल्डिंग बनाए, भाड़ा पे लगा दी, अल्टीमेटली हमको उसको बेचना है, लेकिन जिस समय तक वो मेरा स्टॉक इन ट्रेड है और भाड़ा पे लगा हुआ है, उस समय तक उस प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट होगा वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आएगा। बोला अच्छा बात है भाई, कुछ रियायत है? बोला हाँ रियायत है। हम एक बिल्डर हैं, हाउस प्रॉपर्टी बना के बेचते हैं, हाउस प्रॉपर्टी मेरा स्टॉक इन ट्रेड हो गया। जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उसके एंड से अगला 2 साल तक भाड़ा पे नहीं लगा, तो 2 साल तक उसका एनुअल वैल्यू क्या मान लिया जाएगा? नील। मान लीजिए तीसरा साल भी भाड़ा पे नहीं लगा तो क्या होगा? बोला जीएवी बराबर क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रेट। यानी एक बिल्डर को अगर उसके हाउस प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड माना है तो उसको 2 साल का रियायत है। कब से 2 साल? बोला जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उसके एंड से 2 साल तक अगर वो भाड़ा पे नहीं लगा तो उसका एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा? नील। और अगर भाड़ा पे लग गया तो जो भाड़ा का दाम है वो। क्लियर? ठीक। आइए ज़रा नोट्स के फर्स्ट पेज पे। जस्ट छोड़ना। प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। ध्यान दीजिए जरा। प्रॉपर्टी हेल्ड इन एज स्टॉक इन ट्रेड where the property consisting of any building or land appertaining thereto is held as stock in trade and the property or any part of the property is not let out during the whole or any part of the previous year, then annual value shall be nil for the period of 2 years from the end of the financial year in which the certificate of completion of construction of the property is obtained from the competent authority. पढ़ने से कितना भारी लगता है, देखिए है क्या। हम एक बिल्डर हैं, हम हाउस प्रॉपर्टी बनाते हैं और बेचते हैं, तो ये हाउस प्रॉपर्टी मेरा क्या हो गया? स्टॉक इन ट्रेड। बोला जब तक ये बिकेगा नहीं तब तक मेरा पीजीबीपी हेड में तो इनकम नहीं आएगा। यह हाउस प्रॉपर्टी मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, इस हाउस प्रॉपर्टी का इनहेरेंट कैपेसिटी है ना टू जनरेट इनकम, भले हम कमाएं ना कमाएं। बोला हाँ। बोला कहाँ टैक्स करेंगे? बोला पीजीबीपी में कि अदर सोर्स में कि हाउस प्रॉपर्टी में? बोला हाउस प्रॉपर्टी में। मकान बना करके बेचना मेरा बिजनेस है, जब तक वो मकान बिकता नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड है, तब तक उस मकान के इनहेरेंट कैपेसिटी के ऊपर हम कहाँ टैक्स लगा देंगे? उस मकान के इनहेरेंट कैपेसिटी के ऊपर हम टैक्स लगा देंगे हाउस प्रॉपर्टी में।
जब बिकेगा तो कैपिटल गेन करेंगे कि पीजीबीपी, बोला स्टॉक को बेच रहे हैं तो पीजीबीपी, ठीक है। इसी में बीच में एक ही आ गया कि भैया आप बिल्डर हैं, हम आपको रियायत देंगे। कैसे रियायत देंगे? बोला आपने जो मकान बनाया है उसको तो आपको बेचना है, अगर आप उसके बनाने वाले साल, जिस साल आपको सर्टिफिकेट मिला उससे 2 साल तक आप उसको खाली रखते हैं, भाड़ा पे नहीं लगाते हैं, तो इस 2 साल में हम उसके एनुअल वैल्यू को क्या मान लेंगे? नील। लेकिन इस 2 साल के बाद भी अगर वो बिका नहीं है, आपके पास है, आप भाड़ा पे लगाइए ना लगाइए, उसका जो इनहेरेंट कैपेसिटी है उतना तक तुमको पैसा चाहिए, लगा दीजिएगा तो उस पर टैक्स करेंगे, नहीं लगाइएगा तो इनहेरेंट कैपेसिटी पे। क्लियर है? तो वो जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे कि मकान है लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं हो रहा है, उसका लास्ट टॉपिक था, फर्स्ट पेज पे देखिए, उसका लास्ट टॉपिक था प्रॉपर्टी हेल्ड इन एज स्टॉक इन ट्रेड। बगल में लिखाए थे कुछ विथ सर्टेन कंडीशंस। वो सर्टेन कंडीशन यही है कि आपके हाउस प्रॉपर्टी जो कि आपका स्टॉक इन ट्रेड है उसके एनुअल वैल्यू को हम नील मानेंगे 2 साल तक। कब से 2 साल? बोला जिस साल कंप्लीटन सर्टिफिकेट मिलेगा उसके एंड से 2 साल तक, सब्जेक्ट टू कि वो खाली है। अगर वो भाड़ा पे लग गया तो जो भाड़ा है उतना दाम मिलेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। यही थ्योरी पढ़ना था हम लोग को एक। चलिए एक और थ्योरी पे आते हैं। देखिए तो कौन कौन सेक्शन हम लोग पढ़ लिए? 22 पढ़ लिए। हाँ पढ़ लिए। क्या प्रीवियस ईयर में एसएससी ओनर है या डीम्ड ओनर है एक हाउस प्रॉपर्टी का, तो इस हाउस प्रॉपर्टी का तेल निकाल लेंगे, यानी नेट एनुअल वैल्यू निकाल लेंगे, उसमें से लेस करेंगे डिडक्शन किसका? 24 के ए का, बी का। 22 तो पढ़ लिए। 23 मतलब 23 तो पढ़े ना एनुअल वैल्यू निकालने के लिए। हाँ पढ़ लिए। 24 तो 24 भी पढ़ लिए जो डिडक्शन है ए और बी, ठीक है। 25 पढ़ लिए नॉन अलाउबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, कि इंटरेस्ट जो आप बोरोड कैपिटल पे है उसको हम नहीं अलाउ करेंगे, यानी 24 भी नहीं लागू होने देंगे अगर इंटरेस्ट पाने वाले पर हम इंडिया में टैक्स ना लगा पा रहे हैं। 25 के बाद क्या पढ़े थे? 25A अनरियलाइज रेंट का रिकवरी और एरियर ऑफ रेंट का रिकवरी। बोला 25A जो है ये किसका अपवाद है? सेक्शन 22 का। 22 तो बोला कि एसएससी ओनर या डीम्ड ओनर होगा तभी टैक्स लगाएंगे। यहाँ पर क्या है? मकान के मालिक हैं या नहीं है? और क्या पढ़ लिए हम लोग? 27 क्या था? डीम्ड ओनर। बच क्या गया अभी का हम लोग का टॉपिक? 26 लास्ट टॉपिक। छब्बीस को समझने के लिए हम लोग को फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट के एक टॉपिक पे जाना होगा। एओपी। एओपी क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जब 2 या 2 से अधिक पर्सन आपस में जुटते हैं, मिल करके कोई काम करते हैं और वो अपने आप को एज अ कंपनी या एज अ फर्म, एज अ लीगल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं बनाते हैं, तो अब हम उसको किस तरह से टैक्स करते हैं? एओपी पे। एक एओपी है राम और मोहन का। राम और मोहन एक एसोसिएशनल पर्सन है। क्यों भाई? तो ये लोग दोनों को ओन्ड करते हैं एक मशीन को। क्या ध्यान से समझिएगा, एग्ज़ाम में पूछता नहीं है लेकिन कभी भी पूछ देगा ना, तो बहुत कम ही लोग इसको सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ता कौन है? एओपी। हम लोग वहाँ पढ़े थे कि अगर आप को ओनर हैं किसी एसेट के, तो आपको एओपी माना जाएगा। क्लियर है? यानी इस मशीन से जो कमाई होगा वो इस एओपी का माना जाएगा। क्लियर है? एओपी का कमाई निकालते समय जो एक्सपेंस है उसमें अलाउ करेंगे और जो अमाउंट आएगा उसको बांट करके राम और मोहन में दे देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या नियम पढ़े थे हम लोग?
को ओनर्स आर टैक्स्ड एज एओपी, यानी अगर आप किसी एसेट के को ओनर हैं तो आपको एओपी के रूप में टैक्स करेंगे। तो सर आगे बढ़िए, एक ही बात कितना, फिर से एक बार, अगर आप किसी एसेट के को ओनर हैं तो आपको टैक्स किया जाएगा कैसे, एज एन एओपी। लेकिन अगर यही कंडीशन है, राम और मोहन मशीन के साथ साथ एक हाउस प्रॉपर्टी को भी को ओन्ड करता है, राम और मोहन एक मशीन को को ओन्ड करता है, तो टैक्स राम और मोहन पे लगेगा कि एओपी पे, एओपी पे स्लैब से लगेगा, जो आएगा इनकम टैक्स लगाने के बाद वो बांट देंगे राम और मोहन के हैंड में, टैक्सेबल नहीं होगा। 26 क्या कहता है कि को ओन्ड हाउस प्रॉपर्टी शैल नॉट बी टैक्स्ड एज एओपी। एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसका ओनर है राम और मोहन, को ओनर है, तो क्या इस हाउस प्रॉपर्टी पे एओपी के रूप में टैक्स लगेगा कि अलग अलग टैक्स लगेगा? बोला अलग अलग टैक्स लगेगा। बोले इससे क्या फ़ायदा है, क्यों नहीं एक ही जगह टैक्स लगा देते हैं? बोले राम और मोहन ने इसको सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है, अगर एक ही जगह पर हम टैक्स लगाएंगे तो मैक्सिमम हम कितना रुपया का डिडक्शन ले सकते हैं? 2 लाख, नहीं तो कितना, 30,000। अगर राम और मोहन एक हाउस प्रॉपर्टी का को ओनर है, उसको एओपी के जैसा टैक्स करेंगे तो हम इतना ही ना मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं। 26 इसी के लिए आया है कि अगर एक हाउस प्रॉपर्टी इज बीइंग को ओन्ड तो हम उस हाउस प्रॉपर्टी को ओनर होने के चलते जो एओपी समझ के टैक्स लगाते वैसा नहीं लगाएंगे। इस हाउस प्रॉपर्टी पर राम का अलग कंप्यूटेशन होगा और मोहन के लिए अलग कंप्यूटेशन होगा, ठीक है? यानी राम को भी इतना का डिडक्शन मिलेगा और मोहन को भी इतना का डिडक्शन मिलेगा। इससे फ़ायदा हुआ राम और मोहन को कि घाटा हुआ? बोला सर फ़ायदा हुआ। हाउस प्रॉपर्टी छोड़ दीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में चलिए। मेरा एक हवाई जहाज़ है, हम और मेरा दोस्त उसके मालिक हैं, दोनों मालिक हैं। तो उस हवाई जहाज़ से इनकम जब आएगा तो इनकम को अलग अलग करके दोनों पर कंप्यूट करेंगे कि इनकम को एक जगह जमा करके उस पर टैक्स निकाल के बांट करके दोनों को देंगे? बोला कि कहता है को ओन्ड एसेट शैल बी टैक्स्ड एज एओपी। इफ़ यू आर अ को ओनर ऑफ एन एसेट then the taxability on you shall not be individually but as an association of person। एक ही जगह एक्सपेंस अलाउ करेंगे, टैक्स लगाएंगे, बांट के अलग अलग कर देंगे। लेकिन इफ़ यू आर अ को ओनर ऑफ एन हाउस प्रॉपर्टी, आप एक हाउस प्रॉपर्टी के को ओनर हैं, तो 26 सबसे पहला चीज़ और एक लाइन जो आपसे कहता है वो ये कि अगर आप एक हाउस प्रॉपर्टी के को ओनर हैं तो आप पर एक एओपी के जैसा टैक्स नहीं लगेगा। उस हाउस प्रॉपर्टी को हम जितने भी को ओनर्स हैं, मान लो कि इस हाउस प्रॉपर्टी का ना 5 को ओनर है, तो पांचों को ये 2 लाख और 30,000 का बेनिफिट मिलेगा। यानी एक ही हाउस प्रॉपर्टी पे 5 × 2 लाख कितना, 10 लाख का इंटरेस्ट घटा सकता है। तो आपके मकान को जब आप खरीद रहे हैं तो सिंगुलरली खरीदना चाहिए या को ओन्ड होकर खरीदना चाहिए? बोलेगा कि वो खरीद रहे हैं हम भाई के भी नाम में खरीद लेंगे तो वो तो बाद में हिस्सा मांगने आएगा, बहुत छोटी सोच है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि एक मकान को आप 2 नाम में खरीदते हैं और पूरा मकान को आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है, तो आपका जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 24B उसका लिमिट उतना ही टाइम से बढ़ जाएगा। मान लीजिए एक मकान है जो हम खरीद रहे हैं, ठीक है, और हम क्या किए कि अपने पिताजी, अपने और अपने भाई तीनों के नाम में रखे। जॉइंट फैमिली, हम लोग सब लोग एक साथ रहते हैं, तीनों का असेसमेंट एक ही जगह होगा और 2 लाख करके हटा देंगे कि इस हाउस प्रॉपर्टी के को ओन्ड होने के चलते 26 हमको रियायत देगा कि इंडिविजुअली 2-2 लाख घटाओ, इंडिविजुअली 2-2 लाख घटाओ। तो शायद टैक्स ये इसलिए भी लाया है कि आप भाई मकान आप मिलजुल करके खरीदिए। हमारे सोसाइटी में तो बंटवारा होते ही जा रहा है, कौन इतना विश्वास करेगा? पहले वाला समय तो है नहीं। लेकिन अगर आप विश्वास पात्र हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने घर को मल्टीपल मेंबर्स के नाम में खरीदें, कोड करें, ताकि आपको जो 24B का डिडक्शन है उसका अमाउंट उतना ज़्यादा बार मिले। हटाइए ज्ञान की बातें, वो बाबा जी को रहने दीजिए, टैक्स की बातें करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन,
अगर किसी एसेट का दो को ओनर है, क्या बोल रहे हैं, किसी एसेट का दो को ओनर है, को ओनर ही मतलब दो तो होना ही है मिनिमम, तो उस एसेट के ऊपर जन्म लेने वाले इनकम को हम कैसे कंप्यूट करेंगे, एज एन एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। लेकिन अगर वो एसेट एक हाउस प्रॉपर्टी है, सेक्शन 26 आ जाएगा। सेक्शन 26 क्या बोल रहा है, अब हाउस प्रॉपर्टी को ओन्ड शैल नॉट बी टैक्स्ड एज एन एओपी बट दे शैल बी टैक्स्ड इंडिविजुअली, यानी इस हाउस प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली आप टैक्स कंप्यूट कीजिए। बोला ये इंडिविजुअली निकालना कब फ़ायदा रहेगा, जब हमने इसको क्या कर रखा है, सेल्फ ऑक्युपाई। मान लीजिए को ओन्ड हाउस प्रॉपर्टी है, इसको हम भाड़ा पे दिए हुए हैं, भाड़ा पे दिए हुए हैं तो अलग अलग भी एक्सपेंस अलाउ करो या एक जगह भी एक्सपेंस अलाउ करो, कोई लिमिट तो है नहीं, जितना है घटा लेंगे। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्युपाइड को ओन्ड हाउस प्रॉपर्टी है तो टैक्स प्लानिंग के तहत बेहतर क्या होगा, इंडिविजुअली हर एक के लिए सॉल्व करना कि एक जगह सॉल्व करना, मतलब इंडिविजुअली हर एक के लिए सॉल्व करना। ठीक है, फिर से वापस आते हैं। एओपी के ऊपर क्या नियम है, अगर एक एसेट के मल्टीपल को ओनर्स हैं या ओनर्स हैं तो उस मल्टीपल को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं कि एओपी बना लेते हैं, एओपी। अब देखो राम और मोहन इस हाउस प्रॉपर्टी का मालिक है, सेल्फ ऑक्युपाई किए हुए हैं। राम तक को 2 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा, मोहन को भी कितना तक का बेनिफिट मिलेगा, 2 लाख। अरे ये 2 लाख और 2 लाख ऐसे ही मिल जाएगा कि वो 3 नियम का पालन करना होगा। बोला वो 3 नियम का पालन करना पड़ेगा, 1/4/99 को या उसके बाद परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए जिस साल खरीदे उस साल के एंड से कितना साल, 5 साल। अगर ये तीनों नियम का पालन कर रहा है तभी ना ये 2 लाख तक जाएगा, नहीं तो 30,000। मान लीजिए कि वो नियम का पालन कर रहा है और एक ही जगह कंप्यूट करेंगे तो 2 ही लाख ना मिलेगा। लेकिन अगर एक जगह नहीं कंप्यूट करके अलग अलग कंप्यूट करेंगे तो इन दोनों को कितना कितना लाख का बेनिफिट मिल जाएगा, 2-2 लाख का। क्लियर, आइए जरा नोट्स में। पेज नंबर 7 पे आइए। पेज नंबर 7 पे आइए। प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर्स, को ओनर्स आर ट्रीटेड एज एओपी टू कंप्यूट द इनकम जनरेटेड फ्रॉम को ओन्ड एसेट्स। अंडरलाइन कीजिए। राम और मोहन उस मशीन के को ओनर हैं, तो राम और मोहन पर इंडिविजुअली कंप्यूटेशन होगा कि एज एन एओपी होगा, एज एन एओपी होगा। यही बात में लिखा हुआ है, को ओनर्स आर ट्रीटेड एज एओपी टू कंप्यूट द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द को ओन्ड एसेट्स। क्लियर है। इन द इवेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय 2 or more person whose shares are definite and ascertainable, the income from such property cannot be taxed as income of an AOP। ध्यान दीजिए, पहला लाइन बोला कि राम और मोहन एक मशीन के को ओनर हैं, तो उस को ओनर पर कैसे टैक्स लगेगा, AOP। लेकिन राम और मोहन अगर एक हाउस प्रॉपर्टी के को ओनर हैं, उस केस में उन पर AOP के रूप में टैक्स नहीं लगेगा। आगे आइए। The share income of each such co-owner should be determined in accordance with section 22 to 25 and included in individual assessment। जितने भी co-owners होंगे वो उस हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को कैलकुलेट करते समय अलग अलग रूप में इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे ताकि उनको बेनिफिट इस 2-2 लाख का मिले, ना कि एक जगह कंबाइंड। आगे चलिए। Where the house property owned by co-owners is self-occupied by each of the co-owners, the annual value of the property of each co-owner will be nil and each co-owner shall be entitled to a deduction of ₹3 lakhs, ₹2 lakhs
एज द केस में बी अंडर सेक्शन 24B ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इसी के लिए ऐसा कर रहा है। एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसके 3 ओनर्स हैं, 3 भाई हैं, तीनों ने उसको सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है। अगर एक ही जगह एज एन एओपी उनका हम कंप्यूटेशन करेंगे तो एसएससी ऊपर हो जाएगा एओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड है बाय द एओपी, तो एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, नील। एनुअल वैल्यू नील हो गया भाई, तो न म्यूनसिपल टैक्स घटा पाए, न स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा पाए, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में मैक्सिमम लिमिट कितना, 2 लाख या 30,000। बोला सर अगर तीनों को अलग अलग कर देंगे, इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे तो म्यूनसिपल टैक्स तो तब भी नहीं घटाने मिलेगा। बोले नहीं मिलेगा। बोला स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इंडिविजुअली तीनों को कितना कितना मिलेगा, 2-2 लाख। तो बेहतर क्या है, को ओन्ड हाउस प्रॉपर्टी को एक ही जगह कंप्यूट करना कि अलग अलग कंप्यूट करना, अलग अलग कंप्यूट करना। कब, जब पूरा का पूरा मकान क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट है तो अलग अलग कंप्यूट करोगे तब भी उतना ही आएगा, और एक जगह कंप्यूट करके बांटोगे तब भी उतना ही आएगा। क्लियर, आगे आओ। Where the co-owned house property is let out, the income from such property shall be computed as if the property is owned by one owner। अगर let out है तो let out वाले हिस्सा को एक ही जगह कंप्यूट कीजिए और कंप्यूट करने के बाद तीनों भाग में बांट दीजिए। फिर से, where the co-owned house property is let out, the income from such property shall be computed as if the property is owned by one of the owners, and thereafter the income so computed shall be apportioned amongst each owner as per their specific share। एक्सक्यूज मी, क्या है भाई, पहला नियम क्या है, अगर एक एसेट के 2 ओनर हैं यानी को ओन्ड है, तो वो उस एसेट पर जन्म लेने वाला इनकम किस तरह से कंप्यूट किया जाएगा। बोला एज एओपी, एक जगह कंप्यूट कीजिए, दोनों को बांट दीजिए। सेक्शन 26 क्या कहता है, सेक्शन 26 कहता है कि अगर एक हाउस प्रॉपर्टी के को ओनर्स हैं तो उनको हम एज एओपी नहीं टैक्स करेंगे, इंडिविजुअली टैक्स करेंगे। बोला ऐसा कब करने में फ़ायदा रहेगा, बोला ऐसा फ़ायदा रहेगा करने में जब उस हाउस प्रॉपर्टी को उन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है। सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है तो देयर इज एन अपर लिमिट 2 लाख का। तो अगर हम 2 जगह कंप्यूट करेंगे तो 2-2 लाख 2 जगह, 3 जगह तो 2-2 लाख 3 जगह। लेकिन अगर इस हाउस प्रॉपर्टी को राम और मोहन ने लेट आउट कर रखा है, एक जगह कंप्यूट करके भी बांटिएगा तो उतना ही आएगा जितना अलग अलग बांटिएगा, अलग अलग बांट करके कैलकुलेट कीजिएगा। क्लियर है, क्लियर। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इसको पढ़ते हैं, सॉल्व करके आप लोग लेके आइएगा। क्वेश्चन 15, 3 brothers A, B and C having equal shares are co-owners of a house property। अच्छा, एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसके 3 को ओनर हैं A, B और C, कंसिस्टिंग ऑफ 6 आइडेंटिकल यूनिट्स। अच्छा, मकान में 6 आइडेंटिकल यूनिट हैं। द प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन 31/5/1995, 1499 के पहले, यानी इंटरेस्ट के नाम पे मैक्सिमम अलाउबिलिटी कितना हो सकता है, अगर एक जगह कंप्यूट करें 30,000 और अगर 3 जगह कंप्यूट करें तो कितना हो सकता है, 30,000। ईच ऑफ देम ऑक्यूपाइज 1 यूनिट फॉर हिज रेजिडेंस। अच्छा, एक मकान है जिसमें साइमल्टेनियसली एक पार्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक पार्ट लेट आउट है, तो ये तीनों ने जो अपने अपने यूनिट को सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है, इसको एक ही जगह सॉल्व करने में फ़ायदा है कि 3 जगह सॉल्व करने में फ़ायदा है। बोले सर 3 जगह सॉल्व करने में फ़ायदा है। इंटरेस्ट अगर 30,000 से अधिक है तो तीनों को बेनिफिट मिलेगा। इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, क्या भी पढ़े थे, एक ही मकान में लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो लेट आउट वाले को अलग सॉल्व करते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले को अलग सॉल्व करते हैं। इस मकान में 6 यूनिट है, ध्यान दीजिए। अभी तक क्या बोला,
6 units, 1 2 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 4 5 6 लेट आउट। एक ही मकान में कुछ हिस्सा लेट आउट है, कुछ हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जो हिंदुस्तान में होता है मैक्सिमम घर में। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला को एक जगह सॉल्व करना चाहिए कि 3 जगह सॉल्व करना चाहिए? बोले 3 जगह। और लेट आउट वाले को एक ही जगह सॉल्व कर दीजिए और जो अमाउंट आएगा उसको 3 भाग में बांट दीजिए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर गाना याद आना है, क्या लाइन था? ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, दिमाग पहले से खराब, ऐसा क्यों करते हैं, पूरा गाना याद नहीं आ रहा। एनीवेज 4 5 6 6 यूनिट है, 3 लेट आउट है और 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है इसको एक ही जगह सॉल्व करने में अच्छा है कि 3 अलग अलग जगह में सॉल्व करने में अच्छा है? मतलब 3 अलग अलग जगह में सॉल्व कीजिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और अगर लेट आउट है 3 तो तीनों को एक जगह जमा करके सॉल्व कर दीजिए, बात एक ही आएगा। चलिए आइए ज़रा आगे देखते हैं। ईच ऑफ देम ऑक्यूपाइज 1 यूनिट फॉर हिज रेजिडेंस एंड द अदर 3 यूनिट्स आर लेट आउट एट अ रेंट ऑफ 7,000 पर मंथ पर यूनिट। एक यूनिट का दाम 7,000 तो 3 यूनिट का कितना हो जाए? 21,000। 21,000 गुने 12, ये हमारा हो गया 12 महीने का रेंट। द म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज़ 4 लाख। ये 4 लाख को क्या करेंगे? हाफ में बांट देंगे। लेट आउट 2 लाख और सेल्फ ऑक्यूपाइड 2 लाख। एंड म्यूनिसिपल टैक्सेज आर 40% ऑफ सच म्यूनिसिपल वैल्यूज़। 4 लाख का 40% क्या होगा? 40% 1,60,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा 1,60,000 म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है, क्या कर देंगे इसको? 80-80 बांट देंगे, क्योंकि भाई 3 लेट आउट है और 3 क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। जो लेट आउट है उसमें तो ये म्यूनिसिपल टैक्स 80,000 अलाउबल होगा, लेकिन जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसमें 80 अलाउबल होगा कि नहीं होगा? नहीं, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड के तीनों हिस्सा को एनुअल वैल्यू क्या मान लिया जाएगा? नील। दी अदर्स एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज। इन एक्सपेंसेस का कुछ करना है कि नहीं करना है? रिपेयर्स को भूल जाइए, कलेक्शन चार्जेस भूल जाइए, इंश्योरेंस प्रीमियम भूल जाइए, खाली याद क्या रखिए? इंटरेस्ट कितना है? 242। 242 पूरे मकान के लिए। 60-60 की 30-30 बोले कि अरे 2 भाग में है। 242 को पहले तो 2 भाग में बांट दीजिए, 1 to 1, इधर 1 to 1। जब तीनों का सॉल्व करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड तो तीनों में से 121 घटाएंगे कि 121 को 3 भाग में बांटेंगे, कितना हो जाएगा? सबसे छोटा वाला को थोड़ा सा ज़्यादा दे दीजिए। देखिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पूरे मकान के लिए जो इंटरेस्ट है वो है 242। 3 यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 3 यूनिट लेट आउट है। तो जो लेट आउट वाला है 1,21 एक जगह अलाउ हो ना। यहाँ पर 1,21 अगर एक जगह करते तो 30,000 ना अलाउ होता। क्यों? क्योंकि मकान तो 1,499 के पहले ही बन गया है। तो बेहतर क्या है कि तीनों को 3 भाग में बांट दें। 3 भाग में बांटने पर भी ये 40 333 नहीं मिलेगा, सबको कितना कितना मिलेगा? 30,000। ये 30,000 क्यों आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि 1,499 के पहले ही ये मकान क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। तो मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउबिलिटी कितना है? 30,000 ना। आ गया ये। वन ऑफ द लेट आउट यूनिट्स रिमेन वैकेंट। अच्छा, लॉस ड्यू टू वैकेंसी भी है फॉर 3 months ड्यूरिंग द ईयर। क्या करेंगे भैया? जो लेट आउट वाला पार्ट है, लेट आउट वाला जो पार्ट है वो कैसा क्वेश्चन है? लेट आउट प्लस वैकेंट। लेट आउट प्लस वैकेंट है, अनरियलाइज रेंट भी है क्या? ना, अनरियलाइज रेंट नहीं है।
वन ऑफ द लेट आउट रिमेन्स वैकेंट फॉर 3 months ड्यूरिंग द ईयर। 7 गुने 3 21,000, ठीक है ना। ए कुड नॉट ऑक्यूपाई यूनिट फॉर 6 months एज ही वॉज ट्रांसफर टू मुंबई, ही डज नॉट ओन एन अदर। हटाइए, चलिए मुद्दा पे आइए। लेट आउट प्लस वैकेंट है तो क्या क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे बताइए। एक्सपेक्टेड रेंट, एनुअल रेंट और लॉस ड्यू टू वैकेंसी। देखिए तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना निकलेगा, म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है 4 लाख, हाफ करेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू 2 लाख। समझ में आया कि नहीं। पूरे मकान का म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिए हुए था 4 लाख, हाफ मकान का कितना हो जाएगा 2 लाख। फेयर रेंटल वैल्यू नहीं दिया है, नहीं दिया है, लेकिन रेंट पर मंथ पर यूनिट दिया है ना। कितना है 7,000 इंटू 3, हर एक यूनिट का दाम है 7,000 गुने 12, मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा ये 7,000 गुने 3 गुने 12, 252। 252 ही हमारा फेयर रेंटल वैल्यू होगा और 252 ही मेरा एनुअल रेंट होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन में फेयर रेंटल वैल्यू दिया रहा था तो वहाँ यूज़ करते। ये क्वेश्चन हम लोग बनाए थे ना जब फेयर रेंटल वैल्यू नहीं दिया हुआ था। फेयर रेंटल वैल्यू का नियम क्या है, आप ही के जैसा प्रॉपर्टी, आप ही के जैसा लोकेलिटी में जितना अर्न कर रहा है। अब बता तो रहा है 7,000 गुने 3 गुने 12 तो 252, यानी FRV क्या हो जाएगा इसका 252। स्टैंडर्ड रेंट भी है देखिए तो, ना स्टैंडर्ड नहीं। चलिए एनुअल रेंट कितना हो जाएगा 252, लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना हो जाएगा 7,000 गुने 3 यानी 21,000। क्या होगा बताइए। एक्सपेक्टेड रेंट भी 252 और एनुअल रेंट भी 252, दोनों में जो बड़ा रहता है उसमें से LTV घटाएं। दोनों में तो कोई बड़ा है ही नहीं तो क्या करें, बैठ जाएं। अरे दोनों में जब बराबर है तो 252, तो हमारा GAV क्या हो जाएगा इधर 252 माइनस 21,000, 231। ये समझ में आया। अब इस 231 में क्या करेंगे, 231 में म्यूनसिपल टैक्स हटाएंगे। म्यूनसिपल टैक्स कितना है 4 लाख का 40%, 160 का आधा 80,000। 231 में से 80,000 घटा देंगे म्यूनसिपल टैक्स तो कहाँ पहुँच जाएंगे NAV। और फिर NAV पे क्या करेंगे 30% और इंटरेस्ट 242 का आधा कितना है 121, उधर हमारा इनकम निकल जाएगा। ये जो इनकम है 3 यूनिट का है, एक ही आदमी का है कि 3 आदमी का है, तो जो वहाँ इनकम आएगा उसको 3 भाग में बांट देंगे। और इधर से क्या आएगा लॉस आएगा 30,000। ये हर एक का इनकम और हर एक का लॉस एक दूसरा को खाएगा। बना करके लाइएगा नेक्स्ट क्लास में, प्रेजेंटेशन तो हम बना के रखेंगे। सॉल्व करने में टाइम प्रेजेंटेशन के साथ जाता है, हम पहले से बना करके पिछला में रखेंगे ताकि वीडियो हम लोग का छोटा रहे, बोरियत ना हो आपको। एक टॉपिक देखिए लास्ट, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसके को ओनर्स हैं A और B, को ओन्ड। तो इस हाउस प्रॉपर्टी पर AOP के जैसा टैक्स लगाएंगे कि अलग अलग कंप्यूट करके टैक्स लगाएं। बोला कि अगर भैया ये लोग सेल्फ ऑक्यूपाई किए हुए हैं तो अलग अलग सॉल्व करने में फ़ायदा है, और अगर इन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाई नहीं किया है, लेट आउट किया है, एक ही जगह सॉल्व कीजिए, जो इनकम है उसको बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हाउस प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। ये एक पार्टनरशिप फर्म AB एंड एसोसिएट्स ओनर है इसका। इस पार्टनरशिप फर्म के 2 पार्टनर हैं A और B। तो क्या इस हाउस प्रॉपर्टी को A और B को इंडिविजुअली सॉल्व करना है कि पार्टनरशिप फर्म के रूप में सॉल्व करना है। 26
सिर्फ किस पर हावी होता है? को ओन्ड प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी को ओन्ड है कि फर्म का ओनरशिप है? फर्म का ओनरशिप है, एओपी का नहीं है। तो फर्म का जब ओनरशिप है तो उस पर 26 लागू नहीं होएगा। अब आइए, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द पार्टनर ऑफ द फर्म, इट शैल बी असेस्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। कैसे असेस करेंगे? तो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। क्लियर है? क्लियर। ये तो पढ़ ही चुके हैं, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। आइए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विल बी चार्ज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग केसेस वेयर इट इज हेल्ड बाय द एसएसी एज स्टॉक इन ट्रेड ऑफ द बिजनेस। नोट लिखिए बगल में। क्या बोले? हम एक बिजनेस पर्पस पर्सन हैं, बिल्डर हैं, हाउस प्रॉपर्टी बनाते हैं और सेल ऑफ करते हैं। तो ये हाउस प्रॉपर्टी मेरा क्या हो गया? स्टॉक इन ट्रेड। बोला इस हाउस प्रॉपर्टी का भी एनुअल वैल्यू निकाल करके हम इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्स करते हैं। लेकिन इसमें बदलाव क्या है? जिस साल बनाइएगा कि जिस साल सर्टिफिकेट कंप्लीशन मिलेगा, बोला जिस साल सर्टिफिकेट कंप्लीशन मिलेगा उस साल के एंड से 2 साल तक अगर इसको आपने भाड़ा पे नहीं लगाया है तो इस हाउस प्रॉपर्टी के एनुअल वैल्यू को क्या मानेंगे? नील। भाड़ा पे लगा दिए हैं, टैक्स होगा। यानी अगर मेरा बिजनेस है बिल्डिंग बना करके बेचना, तो जब बिल्डिंग बन के तैयार होता है तो वह है स्टॉक इन ट्रेड, मेरा स्टॉक में दिखता है, क्लोजिंग स्टॉक में। उस स्टॉक के बिल्डिंग होने के कारण उसका एक इनहेरेंट कैपेसिटी है टू जनरेट इनकम, 22 चुपचाप से उसके ऊपर लग जाता है। लेकिन इनकम टैक्स ने इस 22 के लगने को 2 साल तक रोक दिया। कौन से 2 साल? बोला जिस साल सर्टिफिकेट कंप्लीशन मिलता है उसके एंड से 2 साल। ठीक है, चलिए। मेरा बिजनेस ही है भाड़ा पर लेने देने का, तब तो मेरा बिजनेस इनकम होगा कि पीजीबीपी में आएगा? पीजीबीपी में आएगा। एक्सेप्शन, सॉरी, बिजनेस इनकम में आएगा कि हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। एक्सेप्शन, लेटिंग आउट इज सप्लीमेंट्री टू द मेन बिजनेस, लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग अलॉन्ग विथ अदर फैसिलिटीज़। मेरा बिजनेस है मकान के साथ में एसेट देना, तो मकान का जो कंपोजिट रेंट है एसेट के साथ जो मिल रहा है वो कहाँ जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में कि पीजीबीपी अदर सोर्स? बोला लेटिंग आउट इनसेपरेबल है तो पीजीबीपी या अदर सोर्स, और लेटिंग आउट सेपरेबल है तो बिल्डिंग का हाउस प्रॉपर्टी और एसेट्स का कहाँ? अदर सोर्स या पीजीबीपी। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाता मैं। प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, और प्रॉपर्टी जो है वो हाउस प्रॉपर्टी, 22 लग जाएगा। नया नियम क्या है? 22 लगने को हम 2 साल तक रोक देंगे। कौन से 2 साल? बोला जिस साल सर्टिफिकेट कंप्लीशन मिलेगा उसके एंड से 2 साल। ठीक है भैया, उसके बाद लगाओ टैक्स, और 2 साल में भी भाड़ा पे लगा दिए तो टैक्स लगेगा। बोला कि आपका बिजनेस है लेट आउट करने का, ठीक है, आप भाड़ा ही पे मकान देते हैं, तब भी आपका लेटिंग आउट से जो इनकम है वो पीजीबी में नहीं जाएगा, कहाँ आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। उसके कंप्यूट करने का मेथड क्या होगा? हाउस प्रॉपर्टी में जो दिया हुआ है, यानी सिर्फ 3 एक्सपेंस अलाउ करेंगे। देखो नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, आपके बिजनेस को रन करने में जो भी खर्च है वो आप अपने बिजनेस के रेवेन्यू से माइनस करते हैं। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस गिव्स यू द इनकम। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को कैलकुलेट करते समय क्या सारे मेरे एक्सपेंसेस को घटाने दिया गया कि सिर्फ 3 एक्सपेंस घटा? बोला सिर्फ 3। कौन कौन सा? म्यूनिसिपल टैक्स, दूसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन, और तीसरा बोला कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब मेरे पास 5 मकान है, मेरा रजिस्ट्रेशन ही है बिजनेस में कि हम मकान भाड़ा पे देते हैं, तो बिजनेस का कंपटीशन क्या होना चाहिए था भैया? जो रेवेन्यू उसमें से एक्सपेंस। बोला नहीं, चूंकि आप भाड़ा पर देने वाला एसेट एक हाउस प्रॉपर्टी है तो उसका कंप्यूटेशन का मेथड किसका होगा? बोला कंप्यूटेशन का मेथड होगा जैसे हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग कंप्यूट करते हैं, सिर्फ 3 एक्सपेंस अलाउ करके। बोला इसका एक्सेप्शन क्या है? बोला एक्सेप्शन ये है कि हम मकान के साथ में एसेट भी दे रहे हैं और लेटिंग आउट इनसेपरेबल है, तो हाउस प्रॉपर्टी में आएंगे कि पीजीबीपी अदर सोर्स। बोला पीजीबीपी अदर सोर्स। और दूसरा, मान लीजिए मेरा एक बिल्डिंग है, उसमें मेरा ऑफिस है, मेरा बिजनेस सुचारू रूप से चल सके इसके लिए हम नीचे में
एक बैंक को दे दी है एटीएम के लिए जगह और उसके लिए रेंट मिलता है, तो वो जो हमने बैंक को रेंट पे दिया है वो हमने क्यों दिया है? अपने बिज़नेस को बेहतरी से चलाने के लिए, मेरा बिज़नेस को वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो बोला वहाँ पर जो रेंट है ना वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो पीजीबीपी में जैसा कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट करेंगे। एक बार फिर से आ जाए, property held as stock in trade, annual value of the house property will be charged under the head income from house property in the following cases also, where it is held by the SSE as stock in trade of the business, where the SSE is engaged in the business of letting out of property। यानी आपका बिजनेस ही है मकान भाड़ा पे देना, तो पीजीबीपी में नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में। आपने बिल्डिंग को रख रखा है स्टॉक इन ट्रेड, तो पीजीबीपी में नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन स्टॉक इन ट्रेड वाले में 2 साल तक आपको रियायत है। क्लियर है? बोला कि 2 एक्सेप्शन है जहाँ पर कि बिल्डिंग को आपने भाड़ा पे दे रखा है लेकिन येट वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी नहीं आके पीजीबी में जाएगा। कब कब? पहला, लेटिंग आउट इज सप्लीमेंट्री टू द मेन बिजनेस। मेरा बिजनेस है आईटी का और मेरे स्टाफ लोग अच्छा से चाय वाय पी सके, इसके लिए मैंने नीचे एक चाय का दुकान को रेंट पे दे दिया है सप्लीमेंट करने के लिए, आउटलेट दे दिया खाने के लिए, बैंक को दे दिया एटीएम बनाने के लिए, पुलिस स्टेशन खुलवा दिया है, कुछ रेंट मिलता है। तो वो जो रेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाके पीजीबी में जाएगा क्योंकि सप्लीमेंट करने के लिए दिया है। और दूसरा, लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग अलॉन्ग विद दी अदर फैसिलिटीज़, एसेट के साथ बिल्डिंग दे रहे हैं तो पीजीबी में जाएगा, अदर सोर्स में जाएगा, कैपिटल गेन में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, ये सैलरी में जाएगा। बोले सैलरी में कैसे जाएगा? एम्प्लॉयर रिलेशन नहीं है। बोला कहाँ जाएगा? बोला अगर लेटिंग आउट सेपरेबल है तो हाउस प्रॉपर्टी एंड पीजीबीपी, अगर लेटिंग आउट इनसेपरेबल है तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगा? बोला कि पीजीबीपी। क्लियर है? हाउस प्रॉपर्टी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन है उसका हम लोग सोल्यूशन दे देंगे, वो छोटा सा रहेगा और फिर एक नया क्लास का वीडियो स्टार्ट होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।